पहले लिस्ट रेंडरिंग है ना, स्क्रीन को शेयर करता हूँ। लिस्ट रेंडरिंग के लिए हमको क्या करना है, एक नया कंपोनेंट बनाना है। मान के चलिए हम एक प्रोडक्ट नाम का कोई कंपोनेंट बना लेते हैं, प्रोडक्ट वन नाम से। और इसके अंदर हमने फंक्शनल एक कंपोनेंट बनाया, फंक्शन प्रोडक्ट वन। और इसके अंदर एक हमने लिस्ट बनाया है, इसका नाम है प्रोडक्ट्स, जिसमें हम यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम डाल देते हैं। मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। ये कुछ लिस्ट के नाम है। अब इसे हमें रिटर्न करना है, रेंडर करना है। रेंडर यानी डिस्प्ले करना है। तो रिएक्ट में किस तरीके से डिस्प्ले करेंगे? हालांकि ये फंक्शनल कंपोनेंट है, तो फंक्शनल कंपोनेंट में हम लोग क्या करना होता है, अलग से किसी भी पैकेज को यहाँ पे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। फंक्शन का नाम हमने प्रोडक्ट वन रखा है, और हमने जो कंपोनेंट बनाया वही प्रोडक्ट वन के नाम से है। बाद में इसे जा करके एक्सपोर्ट कर देंगे। और इसके बाद रिटर्न लगाते हैं यहाँ पे। और रिटर्न के अंदर क्या करना है, एक डिव लेना है, और इस डिव में एक एक्सप्रेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें प्रोडक्ट्स जो लिस्ट का नाम लिया उसका नाम डॉट मैप एक फंक्शन होता है रिएक्ट में, जो बेसिकली क्या करता है, सारी वैल्यू को, लिस्ट ऑफ वैल्यू को फेच करके किसी एक वेरिएबल में डाल देगा, जो वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाया है, जो वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद क्या करना है, मैं यहाँ पे इसमें प्रिंट करवा देता हूँ एक्सप्रेशन के अंदर प्रोडक्ट को। सर बैकग्राउंड डिस्टरबेंस हो रहा है अमित की तरफ से। अमित जरा माइक को म्यूट कर देना, ठीक है। तो ये एक सिंपल लाइन लिखा हूँ। हालांकि जब जावास्क्रिप्ट में हम लोग लिस्ट वगैरह रेंडर करते थे तो काफ़ी सारा तरीका था, वहाँ पे भी मैप फंक्शन वगैरह यूज करते थे। तो यहाँ पे यूज़ किया, मान के चलिए एक फॉर ईच की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। हालांकि एक फंक्शन है, ये कोई लूप नहीं है, इसे लूप नहीं कर सकते, लूप के टाइप में नहीं आता, एक फंक्शन है, समझ गए, जो बेसिकली डेटा को लूप थ्रू फेच करता है। यानी मान के चलिए अगर लिस्ट का नाम हमारा प्रोडक्ट्स है, और प्रोडक्ट्स में हमने अभी तीन आइटम्स को, यानी तीन प्रोडक्ट्स को हमने स्टोर किया है। अब इस प्रोडक्ट्स को हमें प्रिंट करवाना है रिएक्ट के थ्रू एक्सप्रेशन के अंदर। आपको सभी को पता है कि इस एक्सप्रेशन को बाइंडिंग एक्सप्रेशन कहा जाता है, या सिर्फ एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। और इस एक्सप्रेशन का यूज़ हम लोग डायनेमिक डेटा को प्रिंट करने के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो इस लाइन से हुआ क्या, यहाँ पे ES6 कोड में अप्लाई किया हूँ। इस लाइन से हो क्या रहा है, ये बेसिकली लाइन क्या कर रहा है कि आपके प्रोडक्ट्स की वैल्यू को प्रोडक्ट वेरिएबल में स्टोर करवा रहा है। अच्छा, ये वेरिएबल हमने कहीं डिफाइन नहीं किया है। आप इस तरीके से वेरिएबल रन टाइम पे बना सकते हो। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, इसका भी नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आपने नाम एक बार कांस्टेंट के साथ डिफाइन कर दिया, उसी नाम को फिर वापस लेना है, और उसी के साथ मैप फंक्शन चलेगा। क्योंकि मैप जो फंक्शन है वो एक लिस्ट का फंक्शन है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट का ही फंक्शन है, जो अभी तक रिएक्ट में भी यूज़ हो रहा है। तो ये क्या करेगा, ये लिस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट्स है उसको ला करके प्रोडक्ट में फिड कर देगा, और फिड करने के बाद हम H2 के माध्यम से उस लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट को देख पाएंगे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, लिस्ट रेंडरिंग करने वाले हैं। तो हेडिंग में डाल देता हूँ लिस्ट रेंडरिंग इन रिएक्ट, ठीक है। अब इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट
प्रोडक्ट 1। ठीक, सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रीलोड करते हैं। इससे पहले मुझे app.js के अंदर इसे कॉल करना पड़ेगा। काफ़ी सिंपल है, कोई जिगजैग कोड नहीं है, एकदम सिंपल है। app.js के अंदर जाते हैं। इसके अंदर पहले से मेरा काउंटर चला हुआ है, तो हमें यहाँ पे चलाना क्या होगा, प्रोडक्ट। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर किसी कंपोनेंट को अगर आप यूज़ करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका पैकेज इंपोर्ट हो जाता है रिएक्ट के अंदर। तो मैं प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का कंपोनेंट वहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। हालांकि ये दो अननेसेसरी कम पैकेज हैं जिससे हमें रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ प्रोडक्ट को कॉल किया है, यानी प्रोडक्ट 1 को कॉल किया है। और यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा कि क्या हमारा रिएक्ट ने प्रोडक्ट 1 के अंदर जो लिस्ट ऑफ वैल्यू है उससे रेंडर कर पाया है या किसी टाइप का एरर कुछ दिया है। ठीक है, ये हमारा कोड है, सिंपल कोड। इस कोड को आप अच्छे से समझ सकते हैं। दो एक्सप्रेशन लगाया हूँ, पहले एक बार इसका आउटपुट दिखा देता हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ वापस। हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है H3 के अंदर, शायद H2 लिया था मैंने, H2 के अंदर ये लिस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट है आपको वेब ब्राउज़र पे रेंडर हो गया है। अब बिल्कुल सिंपल कोड इसके लिए यूज़ किया हूँ। सबसे पहले एक लिस्ट बनाया कांस्टेंट टाइप का, और आप सभी को पता है कि कांस्टेंट वेरिएबल जो होता है उससे आप रीडिफाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि वैल्यू ऑफ कांस्टेंट दैट कैन नॉट चेंज्ड। ये जो कांस्टेंट का डिफिनेशन है वो आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर, सी शार्प के अंदर, जावा के अंदर, यानी जिस भी टेक्नोलॉजी ने कांस्टेंट को यूज़ किया है वो हर जगह उसका डेफिनेशन एक ही है कि कांस्टेंट के वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। और सीधा किसी वेरिएबल को कांस्टेंट अगर बनाना है तो आप वहाँ पे कांस्ट कीवर्ड लगा दो। यानी अगर एक बार हमने प्रोडक्ट बना लिया, आप किसी सिंगल वेरिएबल के माध्यम से भी देख सकते हैं कि अगर आपने कांस्टेंट बना लिया तो उससे आप रीडिफाइन नहीं कर सकते हो। ऐसा करोगे तो एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख रहे हैं, और इस लिस्ट को हमने क्या किया, एक्सप्रेशन के अंदर देखिए दो दो एक्सप्रेशन यूज हो रहा है। एक यहाँ पे एक्सप्रेशन स्टार्ट हुआ जो यहाँ पे खत्म हो रहा है, और एक बार हमने प्रिंटिंग के लिए अंदर में एक्सप्रेशन को यूज़ किया, यानी एक्सप्रेशन के अंदर एक्सप्रेशन यूज हो सकता है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन ने क्या किया कि आपके लिस्ट ऑफ वैल्यू को ला करके प्रोडक्ट डेटा के अंदर, यानी प्रोडक्ट वेरिएबल के अंदर फिट कर दिया, और वापस फिर इस प्रोडक्ट को हमने यहाँ से डिस्प्ले करा दिया है। लेकिन इससे ये वैल्यू लाने का काम कौन कर रहा है, मैप फंक्शन। मैप फंक्शन के साथ हमने ES6 का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हालांकि इस काम को जावास्क्रिप्ट में अगर करते तो 2-3 लाइन का वहाँ पे कोड लिखना पड़ता, मैप चला करके फिर उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कराते, फिर कंसोल डॉट लॉग करते। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थोड़ा काम आसान हो गया कि एक ही लाइन में आपका काम हो गया। देखा जाए तो ये सिंगल लाइन ही है, लेकिन चूंकि ये कोड का स्ट्रक्चर्ड है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, तो रिएक्ट ने इसको इस तरीके से मेंटेन किया हुआ है। जबकि अगर देखा जाए तो एक सिंगल लाइन है एक डिव के अंदर, और कुछ नहीं है। समझ गया, लाइट वेट होने का बहुत सारा रीज़न है, सिर्फ कोड से लाइट वेट नहीं है। आपको बता चुका हूँ कि अगर मान के चलो बहुत सारा आपने काम किया हुआ है, और जैसे मान के चलिए अगर ये सारा वेबसाइट्स के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बस इसमें सिर्फ हम प्रोडक्ट को लोड कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट का जो एरिया है सिर्फ वही लोड हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर वर्चुअल डोम काम करता है। आप लोग रिएक्ट को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा आज, ताकि कल इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारा टॉपिक डिस्कस हो गया। स्टेट्स है, प्रॉप्स हैं, रिएक्ट का वर्चुअल डोम है, रिएक्ट का फीचर्स है, रिएक्ट कब आया, किसने डेवलप किया, ये सब सारा क्वेश्चन जो है कल जनरेट होना चाहिए और इस पर डिस्कशन होना चाहिए। यानी कल जेएस का डिस्कशन की जगह पर रिएक्ट का डिस्कशन चलेगा लास्ट हाफ आवर्स। तो इस पर आप लोग थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस और पढ़ाई कर लीजिएगा। हो सकता है सिंटेक्स के लिए भी कुछ हो जाए, क्वेश्चन आंसर सिंटेक्स एरर पे भी हो जाए, तो थ्योरी तो रहेगा ही रहेगा, सिंटेक्स एरर पे भी हो सकता है। तो अभी मैंने आपको दिखाया लिस्ट रेंडरिंग, इसको ज़रा मैं अपने नोट्स में रख लेता हूँ। इसके बाद फिर आगे मैं आपको बताता हूँ कि लिस्ट रेंडरिंग दूसरे तरीके से कैसे करते हैं। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर मुझे लिस्ट को रेंडर करना हो रिएक्ट में तो कैसे करते हैं उससे भी जानते हैं ज़रा धीरे धीरे। आज एक सर एरे, इसका इसका जो आउटपुट आ रहा है सर, तो वो न्यू लाइन में हर प्रोडक्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि इसलिए क्योंकि आपने अगर HTML पढ़ा होगा तो आपने इतना पढ़ा होगा कि हेडिंग टैग जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन का फीचर देता है ना। हमने वहाँ पे हेडिंग टैग का यूज़ किया हुआ है, और हेडिंग टैग क्या कर रहा है कि हर बार जो वैल्यू वहाँ से आ रहा है ना, एक बार जब वैल्यू आया लाइन ब्रेक किया, फिर दोबारा वैल्यू आया फिर लाइन ब्रेक किया, फिर तीसरा बार वैल्यू आया लाइन ब्रेक किया। हालांकि ये 1 बाय 1 वैल्यू को गेट करता है और प्रिंट करता है, लेकिन ये लूप इसको नहीं कह सकते, मैप कोई लूप नहीं है।
मैप एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो लूप की तरह काम करता है। आप जावास्क्रिप्ट के अंदर इसे पढ़ सकते हैं कि मैप एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। मैप हो गया, फिल्टर हो गया, काफ़ी सारे फंक्शंस दिया गया है जो लूप के कैटेगरी में तो नहीं आता, बट लूप की तरह काम जरूर करता है। अगर देखा जाए तो ये एक तरह से फॉर ईच की तरह काम कर रहा है। अगर आप सी शार्प के फॉर ईच के बारे में जानो तो सी शार्प के फॉर ईच लूप में बेसिकली हम लोग करते क्या थे कि एक लिस्ट बना देते थे और लिस्टिक टाइप का एक वेरिएबल बना देते थे और वहाँ पे इन कीवर्ड लगाते थे वेरिएबल के नाम देने के बाद। इसके बाद क्या होता था, एक एक करके वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर हो जाता था। सेम यहाँ पे भी यही हो रहा है, लेकिन मैप कोई लूप नहीं है, लेकिन लूप की तरह काम हो रहा है। अब इसमें जैसे मान के चलिए प्रोडक्ट में सबसे पहला वैल्यू क्या आया, मोबाइल, तो मोबाइल प्रिंट हो गया। इसके बाद दूसरा वैल्यू क्या है, लैपटॉप। तो जब मोबाइल प्रिंट हुआ तो चूंकि हेडिंग टैग क्या कहता है, हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, ये सब बेसिकली टैग अगर आप यूज करोगे बार बार तो जितनी बार यूज करोगे उतनी बार आपको लाइन ब्रेक का फीचर मिलेगा। app.js का फाइल है। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ लिस्ट रेंडरिंग का। एक तो फर्स्ट तरीका हो गया यूजिंग मैप फंक्शन। अब एक और तरीका सिखाते हैं आपको कि क्या, चलो मैप को यूज़ करेंगे लेकिन थोड़ा सा उसमें जो है ना चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आपने देखा इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, तो हमने क्या किया था, ये रहा हमारा प्रोडक्ट वन। तो हमने क्या किया था कि किसी भी टाइप के यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल नहीं बनाया था। ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल नहीं बनाया था, हमने जस्ट एक बाय डिफ़ॉल्ट एक वेरिएबल बना दिया उसी के अंदर और उसके अंदर स्टोर करा लिया। अब हम क्या करेंगे कि लिस्ट रेंडरिंग को एक्सेस भी करेंगे मैप के थ्रू और उसे स्टोर कराएंगे किसी लिस्ट में। ठीक है, तो वो देखिए कैसे होता है, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। तो एक और यहाँ पे मैं कंपोनेंट ऐड कर लेता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रोडक्ट वन ऐड कर चुका हूँ। और इसका मैं हेडिंग देता हूँ अदर वे लिस्ट रेंडरिंग। ठीक है, सेम यहाँ पे भी मैं फंक्शन बनाने वाला हूँ प्रोडक्ट टू के नाम से। और इसके अंदर सेम वैसा ही जिस तरीके से लिस्ट हमने बनाया था वैसा ही लिस्ट बना लेता हूँ। लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट एंड कंप्यूटर, ये लिस्ट बन गया। बनाने के बाद एक और लिस्ट बनाते हैं नया नाम से, दैट इज प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स डॉट मैप प्रोडक्ट, और इसके बाद एरो की H3 एक्सप्रेशन प्रोडक्ट एक्सप्रेशन क्लोज, इसके बाद सेमी कोलन क्लोज। ठीक है, अगर इस लाइन को देखोगे तो पिछली लाइन से थोड़ा ये लाइन भिन्न है। हालांकि अभी तक मैंने प्रोडक्ट लिस्ट को यूज़ नहीं किया इसलिए थोड़ा सा ये डिसअपियर है। इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ रिटर्न के साथ, रिटर्न डिव, और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिस्ट को यूज़ कर लेता हूँ। अभी सही हो गया, लास्ट में एक्सपोर्ट लगा देंगे डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट। पिछले वाले एग्जाम्पल और इस वाले एग्जाम्पल को अगर आप कंपेयर करेंगे तो थोड़ा आपको अंतर दिखेगा। पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, सिर्फ इस लाइन को चलाया था। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस लाइन को भी चला रहे हैं और इसके बाद इसके लिस्ट को भी हम यहाँ पे, इसके जो लिस्ट जो हमारा आ रहा है उससे हम हैंड ओवर किसको कर रहे हैं, एक लिस्ट के अंदर। यानी यहाँ से जो वैल्यू आने वाला है वो हमारा लिस्ट में स्टोर हो जाएगा और इसके बाद इस लिस्ट का वैल्यू हम वेब ब्राउज़र पे हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है,
अब मैं प्रोडक्ट 2 को चलाता हूँ और दिखाता हूँ दूसरे तरीके से हम लिस्ट रेंडरिंग कैसे कर पाते हैं। दोनों में अंतर बताऊँगा कि दोनों में बेसिकली हो क्या रहा है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कब किसको यूज़ करना है, जी बताऊँगा मैं आपको। प्रोडक्ट 2 को मैं इस बार हैंड ओवर करता हूँ app.js को। ये रहा हमारा प्रोडक्ट 1, इसको हटाते हैं, प्रोडक्ट 2 ऐड करते हैं। प्रोडक्ट 1 को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, वेब ब्राउज़र को रिलोड कर रहा हूँ, तो H3 के अंदर लिस्ट ऑफ आइटम्स रेंडर हो गया है, यहाँ डिस्प्ले हो गया है। अब एक चीज़ यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि हमें प्रोडक्ट 2 में क्या ऐसा चीज़ मिला। तो प्रोडक्ट 2 में मिला हमें व्हाट, कि जब ये 1 बाय 1 आइटम प्रोडक्ट में स्टोर कर रहा है, तो फाइनली उस आइटम को फॉर्मेटिंग के साथ हमने क्या किया, प्रोडक्ट लिस्ट में डाल दिया। क्योंकि यहाँ पे तो कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। आप एक चीज़ को देखिएगा, फॉर्मेटिंग के साथ लिस्ट में डाला गया है। फॉर्मेटिंग कहने का मतलब कि आपका लिस्ट ऑफ आइटम 1 बाय 1 तो यहाँ पे आ ही रहा है, आइट्रेट होकर के, फेच होकर के यहाँ से, लेकिन किस फॉर्मेट में आ रहा है, एच थ्री के फॉर्मेट में। यानी आपको यहाँ पे नया चीज़ क्या सीखने को मिला कि किसी लिस्ट के अंदर रिएक्ट में हम एलिमेंट्स के साथ साथ उसके फॉर्मेट को भी असाइन कर सकते हैं। यानी पूरा ये एक डेटा वैल्यू है, बट इस डेटा वैल्यू को प्रिपेयर करने के लिए अंदर में काम हो रहा है। अगर आपने स्कूल की क्लासेस अटेंड किया होगा तो आपको कल मैं सब क्वेरी पढ़ाया था, तो ये ऑलमोस्ट उसी की तरह है, नेस्टेड की तरह। समझ गए यहाँ पे नेस्टेड कैसे काम कर रहा है। ये आपको मान के चलिए आउटर हो गया, यहाँ से नेस्टेड रिजल्ट लेकर के आया, और फाइनली रिजल्ट जो है हैंड ओवर किसको हो गया, प्रोडक्ट लिस्ट को। यानी इस वाले एग्जाम्पल से क्या सीखने को मिल रहा है प्रीवियस वाले एग्जाम्पल के कंपैरिजन में, कि प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में हमें जस्ट लिस्ट के ऊपर मैप फंक्शन लगाया और मैप के साथ हमने प्रोडक्ट को लिस्ट आउट कर दिया, यानी प्रिंट आउट करा दिया। लेकिन सेम चीज़ को, यानी पूरी फॉर्मेटिंग के साथ पूरी एलिमेंट्स को, इसे पूरा एलिमेंट एलिमेंट बोला जाएगा, पूरा एलिमेंट को अगर किसी लिस्ट में स्टोर करवाना है तो फिर ये आपके लिए बेहतर तरीका होगा कि आप एक और लिस्ट बना लो, और लिस्ट बना करके उसके अंदर फॉर्मेटेड एलिमेंट्स को स्टोर करा दो। इसके अंदर 1 बाय 1 डेटा फेच हो जा रहा है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि मैप फंक्शन काम कर दे रहा है। मैप फंक्शन जब काम किया तो पूरे लिस्ट बना कर दिया आपको, ठीक है। और इसके बाद फाइनल लिस्ट आपको यहाँ पे प्रिंट हुआ है। अगर देखा जाए तो वहाँ पे हर बार S3 लोड हो रहा था, प्रिंट हो रहा था। अब यहाँ पे इंटरनली काम किया है और वेब ब्राउज़र पे एक फाइनल प्रिंट दिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो हमने किसी प्रकार से कोई मैप फंक्शन का यूज़ नहीं किया। मैप फंक्शन ने हमें डेटा को तैयार करके दिया, लिस्ट को तैयार करके दिया प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर, और फाइनली उस लिस्ट को हम प्रिंट करा लिए फॉर्मेटेड एलिमेंट के साथ। फॉर्मेटेड एलिमेंट कहने का मतलब, अगर ये H3 है, H4 अगर मैं डालूँ तो ये H4 के फॉर्मेटेड एलिमेंट को स्टोर कराएगा लिस्ट में। यानी रिएक्ट देखिए, नॉर्मल एलिमेंट के साथ साथ, नॉर्मल वैल्यू के साथ साथ HTML एलिमेंट को भी एक्सेप्ट कर ले रहा है, ठीक है, फॉर्मेटेड लिस्ट। तो इस वाले लिस्ट में ये भी आपका लिस्ट रेंडरिंग ही है, और इसके पहले वाला एग्जांपल दिया वो भी आपका लिस्ट रेंडरिंग ही है। दोनों में बस अंतर ये है, उसमें मैंने डेटा को डायरेक्ट एक्सेस किया और प्रिंट कराया एक्सप्रेशन के थ्रू। यहाँ पे डेटा को एक्सेस किया विद फॉर्मेटिंग, विद HTML रेगुलर एलिमेंट्स, और इसके बाद फिर हमने लिस्ट को हैंड ओवर किया डिव के थ्रू। रिटर्न तो करना ही पड़ेगा अगर आपको रिजल्ट देना है तो, ये तो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। चाहे वो क्लास हो तो क्लास अगर रहता है तो वहाँ पर रेंडर लगा करके रिटर्न कर देते हैं, फंक्शन रहता है तो सिंपल रिटर्न लगाते हैं, रेंडर यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। आगे चल करके आप लोग को रिएक्ट में हुक पढ़ने को मिलेगा, जिससे आप जिस तरीके से स्टेट्स अभी आप क्लास के अंदर यूज़ करते हैं ना बड़ा कंफर्टेबल होकर के, सेम उस प्रकार से आप फंक्शन के अंदर भी स्टेट को यूज़ कर सकते हैं कंफर्टेबल होकर के। लेकिन उसके लिए हुक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो भी बताया जाएगा हुक कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हुक भी एक प्रकार का फंक्शन ही है रिएक्ट के अंदर, उसे एड ऑन किया गया है, क्योंकि हुक ऐसा चीज़ आपको जावास्क्रिप्ट वगैरह में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ रिएक्ट में मिलेगा, ठीक है। तो ये मैं अदर वे लिस्ट रेंडरिंग बताया। इसके बाद फिर चलता हूँ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को रिटर्न कराऊंगा।
अब मैं आपको लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को रिटर्न करके दिखा रहा हूँ। अभी तो आपने सिर्फ लिस्ट देखा, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी एक ऐसा लिस्ट जिसके पास मल्टीपल फील्ड्स हैं। जैसे अगर एसक्यूएल डेटाबेस की बात करें या एक्सेल डेटाबेस की बात करें या फिर किसी भी प्रकार के डेटाबेस की बात करें, तो वहाँ पे टेबल होते हैं, और हर टेबल जो होता है वो कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो अभी टेबल का कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे हम किसी भी प्रकार के कोई डेटाबेस को तो यूज़ फिलहाल अभी नहीं कर रहे हैं, आगे जा करके बेशक यूज़ करेंगे। तो उस केस में क्या होता है ना, जावास्क्रिप्ट से ये चलता आ रहा है सिंटेक्स कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं। अब लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, उसे लिस्ट के अंदर मान के चलिए कि मल्टीपल आइटम्स के डिटेल्स आप स्टोर करा सकते हो। जैसे अभी क्या हुआ कि सिर्फ मल्टीपल आइटम्स ही हमने स्टोर किया और रेंडर किया। अगर मल्टीपल आइटम्स के डिटेल्स को स्टोर करवाना है, यानी उसकी आईडी, उसका प्राइस, तो फिर उसके लिए हम लोग का लिस्ट नहीं, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाता है इन द केस ऑफ जावास्क्रिप्ट और एनी स्क्रिप्ट। और अभी हम लोग रिएक्ट पे चल रहे हैं, और रिएक्ट भी हमारा जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी ही है जो बेसिकली यूजर इंटरफेस तैयार करता है, यूजर इंटरफेस बिल्ड करता है। समझ गए? तो चलिए मैं आपको लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को रेंडर करके दिखा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं एक कंपोनेंट ऐड कर लेता हूँ जिसका नाम होगा प्रोडक्ट 3, और हेडिंग भी लिख देते हैं रेंडरिंग लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब जो आइटम अभी आपने पिछले एग्जांपल में देखा रेंडर होते हुए, अगर उस आइटम की डिटेल्स के साथ अगर हमें रेंडर करना हो या फिर उसके स्पेसिफिक फील्ड को रेंडर करना हो तो कैसे किया जाएगा। तो अभी तो कोई डेटाबेस का कंसेप्ट है नहीं कि भाई हमारे पास पूरे डिटेल्स डेटाबेस से आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एरे को हेल्प लेके लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ही बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये रहा फंक्शनल कंपोनेंट जिसका नाम है प्रोडक्ट 3। और इसके अंदर मैं एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ प्रोडक्ट के नाम से। और लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं पहले, फिर करली ब्रेस से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे मान के चलिए मैं आईडी दिया 1। ठीक है, जिसका नेम जो है, जिसका नेम जो है लैपटॉप है, इन लैपटॉप का आईडी 1 है, जिसका प्राइस कितना है 45,000। ठीक है, अच्छा इस तरीके से वैल्यू शाइन होता है, इस तरीके से वैल्यू शाइन होता है अगर आप लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, है ना। ये जावास्क्रिप्ट का ही फॉर्मेट है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ID 2, और लैपटॉप की जगह टैबलेट, और इसका प्राइस जो है 15,000 है। और इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये दोनों को कॉपी करके दो नया आइटम डाल देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ID 3, ID 4, नेम लैपटॉप की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, मान के चलिए कंप्यूटर ले लेते हैं और कंप्यूटर का प्राइस 40,000 रखते हैं। और यहाँ पे इसकी ID 4 और इसका मोबाइल ले लेते हैं, मोबाइल का प्राइस 18,000 रख देते हैं। तो ये हमने क्या किया, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने तैयार कर लिया। यानी प्रोडक्ट्स नाम का एक वेरिएबल है जो बेसिकली लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है, यानी इसके अंदर हर आइटम का डिटेल्स है। और अगर आप किसी आइटम के सिर्फ स्पेसिफिक फील्ड को देखना चाहोगे कि भाई लैपटॉप का प्राइस कितना है या उसकी आईडी कितनी है, तो आप बड़े आराम से दे सकते हो। उसके लिए रिएक्ट की यूज़ होता है, उसके लिए रिएक्ट में क्या यूज़ होता है, की यूज़ होता है। समझ गए? तो अभी चलते हैं लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को रिटर्न करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाया बेसिकली लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा, जिसका नाम है प्रोडक्ट लिस्ट। और इस प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को मैप करा रहे हैं बिल्कुल लास्ट एग्जांपल की तरह। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट, और इसके बाद एरो की यूज़ करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी, और स्मॉल ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्ट होने के बाद मैं इनके फील्ड्स को H4 में या H5 में यूज़ करना चाहता हूँ। तो आपको यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा
की एक की जो होता है, एट्रीब्यूट होता है, रिएक्ट के अंदर यूज होता है बेसिकली। और इस एट्रीब्यूट को हमने क्या डिफाइन किया है, प्रोडक्ट डॉट आईडी, ठीक है। और एक्सप्रेशन से हमने बंद कर दिया। इसके बाद मैं अभी H4 को यहाँ पे बंद नहीं कर रहा हूँ, चलो थोड़ा सा यहाँ पे बंद कर देते हैं। यहाँ बंद करके इसके बाद यहाँ से खोलते हैं ऐसे। हेडिंग 4 का की हमने प्रोडक्ट आईडी डिफाइन किया। इसके बाद प्रोडक्ट नेम चलते हैं। तो प्रोडक्ट नेम के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे फिर से ऐसे स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट डॉट नेम, ठीक है। बट इसका कलर जो है ना थोड़ा दूसरे टाइप से आ रहा है, मैं इसको देख लेता हूँ ज़रा। प्रोडक्ट नेम बेसिकली इस तरीके से आएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट नेम हो जाएगा हमारा, और एक डॉलर साइन लगाना होगा यहाँ पे, और इसके बाद प्रोडक्ट डॉट प्राइस, इस तरीके से आएगा। फिर H4 हमारा यहाँ पे बंद हो गया, ठीक। और बंद होने के बाद इसके दो ब्रैकेट बंद हुए, सेमी कोलन यहाँ पे बंद हो गया। और प्रोडक्ट लिस्ट को हम क्या करेंगे आगे, ये तो हमारा प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस यहाँ पे हमारा डिस्प्ले हो गया और प्रोडक्ट लिस्ट में भी आ गया। बाद में इसको हम रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट लगा देते हैं, और रिटर्न के अंदर हम क्या करेंगे, डिव लेंगे, और डिव के अंदर एक्सप्रेशन के अंदर प्रोडक्ट लिस्ट को रिटर्न करा देंगे। और इसके बाद जैसे ही फंक्शन बनता है, बंद हो जाता है यहाँ पे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट 3 को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है डॉलर लगाना क्यों पड़ा, क्योंकि प्राइस जो है उसके पहले हम चाहते हैं कि डॉलर लगा हुआ है। अगर आप नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे डॉलर लगाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप डॉलर लगा दो, क्योंकि जनरली जब आप ऑनलाइन के मार्केटिंग करते हैं तो ज़्यादातर जैसे अभी इंडिया में है तो RS भी दिखता है, कई बार अगर आप बाहर से करते हो तो डॉलर भी रहता है, तो उसके लिए लगाया गया है। और की हमने प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। इसके बाद नेम और प्राइस। अब देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से आपका, सर यहाँ पे कोलन क्यों लगाए हैं डॉलर से पहले? ये जो कोलन है से डिस्प्लेइंग है बेसिकली। अभी दिखाता हूँ ज़रा, एक सेकंड। ये जो है बेसिकली आपका, एक सेकंड मुझे कॉल कर दीजिए ऐप डॉट जेएस के अंदर। लेट्स कॉल ऐप डॉट जेएस एंड प्रोडक्ट 3। मैंने प्रोडक्ट 3 को शायद सेव नहीं किया है, एक बार दोबारा सेव कर लेता हूँ। कंट्रोल एस एंड प्रोडक्ट, सर ऊपर इंपोर्ट नहीं किया सर, ले लेता है अपने आप, अपने आप ले लेता है शहजाद। देखो ले लिया ना। अगर आप कंपोनेंट को यहाँ पे डिफाइन करोगे ना तो अपने आप ही इंपोर्ट कर देगा उसका पैकेज, यानी आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट लिखिएगा नीचे ना सर, तो ऊपर नहीं लेता है। हाँ। लिखना पड़ता है तब लेता है। हाँ, जैसे मान के चलो ये चीज पूरा अगर आप लिखोगे नहीं तो लेता है। अगर पूरा अगर काट करके लिखिएगा ना सर तब लेगा। अगर सोचिए कॉपी पेस्ट करके हाँ, वैसे नहीं लेता, तो बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी कंपोनेंट को सोचोगे कि आप उसको रीनेम कर दो वहीं पे तो नहीं लेगा। पूरा उसे डिलीट करके अगर फ्रेश लिखोगे कंपोनेंट तो उसका पैकेज अपने आप ही इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं ज़रा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लैपटॉप का प्राइस शो हो रहा है, टैबलेट का प्राइस शो हो रहा है, कंप्यूटर का प्राइस शो हो रहा है। अच्छा, ये जो कोलन लगाया था ना मधु, ये बेसिकली डिस्प्लेइंग है। आप इसे हटा सकते हैं, कोई दिक्कत सर नहीं यहाँ है। पे स्पेस कैसे देते हैं? स्पेस के लिए तो सिंपल, आप स्पेस डाल दो यहाँ से ऐसे। यहाँ पे स्पेस डाल दीजिए। प्रोडक्ट 3 कहाँ पे गया, ये रहा आपका प्रोडक्ट 3। और यहाँ पे स्पेस डाल दीजिए ऐसे नॉर्मल HTML की तरह। आ गया है ना, एक एक स्पेस आ गया, ठीक है। बहुत सारा स्पेस चाहिए तो आपको उसके लिए मैं सिखा चुका हूँ। कर रहे थे नेम को, उस टाइम नहीं ले रहा था स्पेस। एक्चुअली मैं बताता हूँ, मैंने उसको सुधार किया था। मैंने जो फंक्शन बनाया था कॉनकैट के लिए, शायद काउंटर में किया था। यस, इस तरीके से आपने काम करना था मधु, कॉनकैटिनेशन के लिए।
सबसे पहले अगर आपको हम फर्स्ट नेम ऐसे लेना लिख था के फिर भी नहीं लिया और उस पे स्पेस देना था। कर दिए। देखिए स्टेट के अंदर आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिफाइन करना था। कॉन्कैट नेम नाम का एक फंक्शन बना दिया, दोनों को फर्स्ट नेम लास्ट नेम से इनिशियलाइज करा दिया, क्योंकि अभी टेक्स्ट फील्ड का वैल्यू हम लोग को लेने नहीं आता है क्योंकि क्लास में ऐसा डिलीवरी नहीं हुआ है, तो हमने इसे फिक्स कर दिया है। और फिक्स करने के बाद देखिए किस तरीके से कॉन्केटेनेशन किया है। ये हमारा फर्स्ट वैल्यू हो गया जी, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे आप सी शार्प में किए हो, जावास्क्रिप्ट में किए हो, यूजिंग प्लस साइन, तो ऐसे ले लेता है। और इसका रिजल्ट भी सुप्रो स्पेस इंडिया आ रहा ये था। तो शायद सेव नहीं किए होंगे, इस वजह से नहीं लिया तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कई बार जल्दीबाजी में ना सेव नहीं हो पाता है, तो जब सेव नहीं होगा तो रेंडर नहीं हो पाएगा। तो अभी आपने देखा लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को रेंडर होते हुए, और लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए सर वहाँ मैंने क्या पर किया। एफ नेम जो लिखा हुआ है ना सर, स्ट्रिंग वहाँ पर भी स्पेस देते तो ले लेता है सर, हम लोग तो यहीं पर दिए थे। हाँ यहाँ पे भी ले लेगा। यहाँ लैपटॉप जो लिखे ना सर वहाँ पर स्ट्रिंग में हाँ सर, हाँ 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 वहाँ वहाँ पर पे भी ले ले लेते लेगा, हैं। मैं बता रहा हूँ। देखिए जिसे जो सजाद कह रहा है, यहाँ पे भी अगर आप स्पेस दीजिएगा ना तो यहाँ पे भी ले लेगा, हर जगह ले लेगा। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का रूल चलता है इसके अंदर भी, अभी जितना भी चीज़ चल रहा है, अगर खाली एक ES6 को छोड़ दिया जाए। ES6 बेसिकली है क्या, जावास्क्रिप्ट का ही तो स्टैंडर्ड है। तो जितने भी हम लोग वेरिएबल फंक्शंस वगैरह भी बना रहे हैं, फंक्शन कंपोनेंट तो मान के चलिए पूरा जावास्क्रिप्ट की तरह ही है, थोड़ा थोड़ा बस खाली चेंज है। इसीलिए इसको कंप्लीट जावास्क्रिप्ट नहीं बोलते हैं, JS6 बोलते हैं, JS6 बोलते हैं। समझ गए ना, जावास्क्रिप्ट और HTML बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट रेंडर होता हुआ दिखा। इसके पिछले दो एग्जाम्पल में आपको लिस्ट को रेंडर करा के दिखाया दो तरीका से। अभी लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों, क्योंकि इसके अंदर डिटेल्स है प्रोडक्ट का, ठीक है, डिटेल्स है प्रोडक्ट का। तो आप यहाँ से इस तरीके से देख सकते हैं, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आईडी क्यों रखना पड़ रहा है, आईडी इसलिए रखना पड़ रहा है कि अगर आप इस तरीके से नहीं एक्सेस करोगे तो पता नहीं चलेगा किस प्रोडक्ट का क्या प्राइस है। तो आईडी से फिल्टर हो जाता है कि मान के चलिए अगर आईडी वैल्यू 1 आया तो 1 की नेम क्या है, लैपटॉप, उसका प्राइस क्या है 45,000। तो इसीलिए आईडी को यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि आईडी यूनिक वैल्यू है। समझ गए बात को, प्राइस सेम हो सकता है, कई बार प्रोडक्ट भी सेम हो सकता है, लेकिन आईडी तो यूनिक हो सकता है। तो इसीलिए मैंने आईडी को क्या किया, की में डिफाइन कर दिया। आईडी प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडी जो है प्रिंट नहीं हो रहा है, लेकिन आईडी के बेस पे उसका प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट का प्राइस ये प्रिंट हो रहा है। और ये प्रोडक्ट प्राइस बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिंट हो रहा है जो हमने लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करा रखा है। समझ गए, क्योंकि की एलिमेंट से ही उसका सेपरेशन हो रहा है, उसका डिफ्रेंशिएशन यहीं से हो रहा है। जैसे प्रोडक्ट डॉट आई डी 1 आया होगा तो 1 का नेम क्या है, लैपटॉप, 1 का प्राइस क्या है 45,000। फिर आई डी 2 आया होगा, चूंकि मैप फंक्शन के अंदर चल रहा है और आपको पता है कि 1 बाय 1 आइटरेशन होता है मैप फंक्शन के अंदर। ये पूरा लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे आके खत्म हुआ है। ये सिंगल लाइन है, मान के चलिए, जैसे मल्टी लाइन में आपको स्ट्रक्चर्ड करके दिखाया गया है ताकि वेल स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखे, लेकिन अगर देखा जाए तो ये लाइन यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म हुआ, और इसके पूरे रिटर्न को आपने किसको दे दिया, प्रोडक्ट लिस्ट को, विद फॉर्मेटेड डेटा। इसके पीछे वाले भी एग्जांपल में मैंने बात किया था कि आप रिएक्ट के अंदर फॉर्मेटेड एलिमेंट के साथ फॉर्मेटेड जो टैग हैं उनकी भी असाइनमेंट किसी लिस्ट के अंदर कर सकते हो, तो यहाँ पे आप कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 रिकॉर्ड आया, प्रोडक्ट लिस्ट में स्टोर होता चला गया, आया स्टोर होता चला गया, आया स्टोर, फाइनली फिर उसको हमने क्या किया, यहाँ से आपका रिटर्न दिख रहा है, यहाँ से नहीं। ये तो आपको जैसे प्रोडक्ट नेम सब क्या कर रहा है, हैंड ओवर कर दिया प्रोडक्ट लिस्ट को, बट हमने किसको प्रिंट कराया, प्रोडक्ट लिस्ट को, ठीक है। तो सर इसके, हाँ सर ऊपर में प्रोडक्ट्स लिए हैं कॉन्स और यहाँ प्रोडक्ट्स है तो मैप वाला काम कर रहा है सर। मैं बताता हूँ, ये प्रोडक्ट्स तो इस लिस्ट का नाम है फिरदौस, ये लिस्ट समझे ऑफ सर, ऑब्जेक्ट है देख आपका, और हाँ ये जो देख है ना एक वेरिएबल है। ध्यान नहीं दिए थे सर। हाँ यहाँ पे आप प्रोडक्ट की जगह पी भी रख दो चलेगा। ये एक वेरिएबल है, टेम्परेरी वेरिएबल, जो आपके वैल्यू को कुछ देर के लिए स्टोर करता है, और वापस स्टोर करने के बाद जैसे ही सारा लिस्ट को ख़त्म करता है, ये लिस्ट ख़त्म करने के बाद आइट्रेशन यानी पूरा डेटा को फेच करने के बाद, लिस्ट को फेच करने के बाद कहाँ पे स्टोर कर देता है, प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर। और फाइनली रिटर्न कीवर्ड के हेल्प से उस प्रोडक्ट लिस्ट को हम लोग रिटर्न करवा पाते हैं, और जब रिटर्न कराते हैं तो फिर डेटा आपको इस तरीके से रिटर्न हो जाता है। की लगाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि की बेसिकली आईडी को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, उससे आपको पता चलता है कि किस प्रोडक्ट का डिटेल्स है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 फील्ड लिया है,
आप और भी फील्ड बढ़ा सकते हैं, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। अच्छा, ये डॉलर और कोलन नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि डॉलर इसलिए लगाया गया है ताकि प्राइस से पहले डॉलर दिखना चाहिए, ठीक है, सेपरेशन के लिए, है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप कि नेम इज, प्रोडक्ट नेम इज लैपटॉप, प्रोडक्ट प्राइस 45,000, लिटरल टेक्स्ट डाल सकते हैं क्योंकि H4 है, और H4 के अंदर लिटरल टेक्स्ट लिखने का राइट है हम लोग को। ये चीज़ हम लोग HTML से सीखते आए हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल फिर से कोलन एंड डॉलर लगा करके छोड़ देता हूँ, आप लोग इसकी थोड़ा एक्सपेरिमेंट जरूर करना। तो इस एग्जाम्पल में हमने आपको लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को रिटर्न करके दिखाया। अब मैं आपको नॉर्मल एरे को एक बार रिटर्न करके दिखाता हूँ, ठीक है। और वो भी मैं कोशिश करूँगा कि इस बार थोड़ा console.log का भी हेल्प लूँ, ठीक है, उसका इंडेक्स वगैरह प्रिंट कराऊँ। अभी तो मैंने आपको जस्ट रिटर्न कराया एक्सप्रेशन के थ्रू, एक्सप्रेशन भी यूज़ करेंगे और कंसोल भी यूज़ करेंगे इसके बाद वाला एग्जाम्पल में। तो चलिए सबसे पहले इसको कॉपी करके आपके लिए नोट्स में रख दूँ। एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या सीखा, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को कैसे रेंडर किया जाता है, रेंडरिंग लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन रिएक्ट। अब आप लोग धीरे धीरे रिएक्ट से फेमिलियर हो रहे हो। कल रिएक्ट का डिस्कशन है, रिएक्ट को पढ़ना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हो सकता है कहीं प्रैक्टिकली कुछ दिया जाए, इसलिए पढ़िएगा जरूर, ठीक है। चलिए मैं एक और कंपोनेंट बनाता हूँ जिसका नाम लेता हूँ मैं फ्रूट। कई दिन से फ्रूट्स नहीं बनाए हैं, फ्रूट्स डॉट जेस, ठीक है, या फिर फ्रूट डॉट जेस कर देता हूँ और इसके अंदर हम फ्रूट्स नाम से लिस्ट बना लेंगे। फंक्शनल कंपोनेंट है, फंक्शन बनाया फ्रूट के नाम से। और एक सेकेंड, इसके बाद एक कांस्टेंट लिस्ट बनाया फ्रूट्स के नाम से। इसमें हमने लिस्ट ऑफ फ्रूट यानी फ्रूट्स के नाम हमने स्टोर करा दिया, ठीक है। ये हमने कुछ फ्रूट्स के नाम स्टोर करा दिए, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पपाया, है ना जी सजाद। इसके बाद क्या करते हैं, कौन सा सर। लेते हैं, फ्रूट लिस्ट डॉट मैप। मैप फंक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है क्योंकि अभी हम लिस्ट में चल रहे हैं, इसलिए फ्रूट और इसके साथ इसके इंडेक्स पोजीशन को अगर हम देखना चाहें तो इंडेक्स पोजीशन को हम कंसोल डॉट लॉग करके देख सकते हैं इंडेक्स, और इसके बाद रिटर्न कर देता हूँ div में फ्रूट लिस्ट। एरेस को इसलिए बोला जा रहा है, अच्छा यहाँ पे फ्रूट का यूज हमने अभी तक नहीं किया, मैप फ्रूट स्लैश इंडेक्स। अच्छा फ्रूट में वेरिएबल आना, फ्रूट में वैल्यू आया और इसके बाद क्या है, इंडेक्स को मैंने सिर्फ प्रिंट कराया, हम फ्रूट को प्रिंट करा सकते हैं। चलो कोई नहीं, इसको एक्सपोर्ट करते हैं शेप करके, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फ्रूट, और इसे कॉल कर लेते हैं। कॉल करने के लिए app.js का फाइल ओपन करते हैं और यहाँ पे इसे पूरा लाइन को डिलीट करते हैं, और डिलीट करने के बाद नया कंपोनेंट को कॉल करते हैं जिसका नाम फ्रूट है। और इसने एक बार फिर से ज़रा शायद लगता है सेव नहीं हुआ है, क्योंकि सेव नहीं होने के बाद भी पैकेज इंपोर्ट अपने आप नहीं कर पाता है। सेव कर दिया अच्छे से, app.js में चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फिर से फ्रूट। अभी भी नहीं आया, कुछ हो सकता है प्रॉब्लम हो रहा हो, चलिए मैं एक बार ज़रा दोबारा लिखता हूँ। यस, app.js फाइल भी अगर आपका लास्ट सेव चेंजेस नहीं हुआ तो भी आने में दिक्कत करता है। तो दोनों फाइल को आपको हर बार कोई भी अगर चेंज करते हैं, एक लाइन डिलीट करते हैं या एक नया लाइन ऐड करते हैं, तो हर बार आपको कंट्रोल एस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने फ्रूट को कॉल कर दिया है। अब चलिए आउटपुट आपको दिखाता हूँ। ये बिल्कुल लिस्ट ऑफ एरे की तरह ही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, मैं फ्रूट लिस्ट को यहाँ पे हालांकि रिटर्न कराया हूँ, एक बार देख लेता हूँ। और फ्रूट लिस्ट फ्रूट 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 ये रहा हमारा, यस यहाँ पे, ठीक है, फ्रूट लिस्ट, ठीक है। अब हम इसके कंसोल में जा रहे हैं, जरा चेक करते हैं।
ये रहा कंसोल, आप इसके इंडेक्स को देख सकते हैं 0 1 2 3 0 1 2 3। 2 बार इसलिए आया है क्योंकि हमने 2 बार उसे रिलोड किया था। एक बार फिर से ज़रा मैं सेव करके इसको रिलोड करता हूँ। जीरो 1 2 3 0 1 2 3। अच्छा, ये 2 बार क्यों हो रहा है, एक बार जरा चेक कर लेते हैं। फ्रूट लिस्ट के अंदर भी इंडेक्स ही आ रहा है ना। अच्छा, बड़े जो डीप में आ रहे हैं, इसको जरा हटा देते कुछ देर के लिए, इसे हम हटा देते हैं। हम्म, 0 1 2 3 0 1 2 3 2 बार लोड हो रहा है। इसका इंडेक्स तो 0 1 2 3 आना चाहिए। 2 बार कैसे लोड हो रहा है? कॉल तो हमने एक ही बार किया है ना। दोबारा से देखते हैं, एक बार क्लोज करते हैं और इससे भी क्लोज करते हैं थोड़ा देर के लिए। npm को सेव करके दोबारा रिलोड करते हैं। चला, कंसोल में चलते हैं। नहीं, 2 बार आ ही रहा है। 2 बार आखिर क्यों आ रहा है, मैं यार चेक कर लेता हूँ 2 बार क्यों आ रहा है। इसके इंडेक्स को हमने प्रिंट कराया कंसोल डॉट लॉग पे, फ्रूट्स डॉट मैप कराने के बाद, और 0 1 2 3 सर इंडेक्स -1 करके देखिए तो सर। यहाँ पे इंडेक्स वो दे सही रहा है, एप्पल के 0 इंडेक्स दे रहा है। मैं एक बार जरा इंडेक्स की जगह फ्रूट को प्रिंट करके देखता हूँ कंसोल पे। फ्रूट भी 2 बार आ रहा है, क्यों? फ्रूट 2 बार सर आ रहा है इसीलिए कंसोल इंडेक्स 2 बार कंसोल आ रहा में है। सर लगता ना 2 ही बार देता है सर। हम लोग भी एक्सपेरिमेंट किए तो एक बार 2 ही बार आ रहा था। मैप फंक्शन लगाते होंगे तो ना। मैप नहीं यूज जी किए सर, सर, हम लोग डायरेक्ट। भी एक बार लगा रहे थे डायरेक्ट, तो 2 वो बार आ सर रहा था सर। अब बटन पे क्लिक एक ही बार करते थे, अब आता था 2 बार वैल्यू सर, तो हम लोग सोचे क्या कंसोल डॉट दिक्कत। लॉग पे मैप 2 बार क्यों दे रहा है? इसका हो सकता है कुछ अंदर का फंक्शंस हो ऐसा ना। क्योंकि देखिए मैंने वैल्यू इसलिए प्रिंट किया क्योंकि वैल्यू से पता चल जाता है कि 2 बार ही चल रहा है, तो वैल्यू भी देखिए 2 बार ही आ रहा है ना। एप्पल बनाना ऑरेंज पपाया, एप्पल बनाना ऑरेंज पपाया। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब 2 बार देगा तो इंडेक्स भी 2 बार आएगा ही आएगा। इस हिसाब से सही चल रहा है। लेकिन मैप को शायद कुछ कंसोल से रिलेशन है, इसलिए 2 बार वहाँ पे रिलोड कर रहा है। चीज़ें प्रॉब्लम है कंसोल डॉट लॉग में जो जा रहा है ना मैप फंक्शन, इसीलिए कंसोल को कॉल कर दे रहा है। जिससे मान के चलिए पहला इसने वैल्यूज को एक्सेस किया और करने के बाद डोम लोड हो गया वापस कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि ये एक तरह से इंटरनली लूप की तरह काम करता भी है। मैप जो फंक्शन है ऐसे है ये फंक्शन, बट ये लूप की तरह काम करता है। जनरली हम इस एग्जांपल को इसलिए बनाना चाह रहे थे कि क्या हम एरे को भी रेंडर कर सकते हैं। तो एरे तो बिल्कुल लिस्ट ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम उसका इंडेक्स भी देखना चाह रहे थे कि ये जो लिस्ट हमने बनाया है उसका ये इंडेक्स शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे कि इंडेक्स शो कर रहा है, ठीक है। और उसकी वैल्यू भी हमने शो कराया कंसोल डॉट लॉग से। हालांकि आप इसे चाहे तो वहाँ पे भी दिखा सकते हैं, जिस तरीके से हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में एक्सप्रेशन लेकर के दिखाया, ठीक है। और एक बार ये फ्रूट लिस्ट यहाँ पे भी आना चाहिए, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, मैं कंसोल डॉट लॉग को बाद में हटा के देखूंगा, शायद कंसोल डॉट लॉग से प्रॉब्लम हो इसलिए नहीं आ रहा होगा। मैं फिलहाल एक बार इसको रखता हूँ और फिर कंसोल डॉट लॉग को थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ। हालांकि फ्रूट लिस्ट अभी भी डिसेबल ही है, क्या रीजन हो सकता है? ये ब्रैकेट बंद हुआ प्रॉपर तरीके से। सर एक्सप्रेशन नहीं है डिव में सर। अच्छा राइट, एक्सप्रेशन नहीं है, छूट रहा है ये, बिल्कुल सही बात।
एक्सप्रेशन हमने नहीं लगाया है और ये हमारा बाइंडिंग वैल्यू है। अब ठीक है, अब देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक्सप्रेशन के थ्रू डीप से आपका वेब ब्राउज़र पे वैल्यू प्रिंट नहीं हुआ है। तो मैं थोड़ी देर के लिए console.log को हटा करके और यहाँ पे जो ये सच दैट जो है इसे मैं किसी हेडिंग टैग के अंदर प्रिंट कर लेता हूँ। इसे कमेंट करता हूँ, fruit list इक्वल टू fruits.map एंड इसके बाद मुझे यहाँ पे फ्रूट और इंडेक्स सच दैट H3 या H4 लगा देते हैं और यहाँ पे पहले फ्रूट को प्रिंट करवाते हैं और बाद में इंडेक्स को भी प्रिंट करा लेंगे। सेव करते हैं, console.log को इस बार कमेंट कर दिया हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या फ्रूट हमारा हेडिंग 4 पे भी रिपीट हो रहा है। तो हेडिंग 4 पे तो रिपीट नहीं होना चाहिए, कंसोल के साथ इसका क्या प्रॉब्लम है वो देखा जाएगा। लेकिन हेडिंग के थ्रू इस बार प्रिंट करके देखते हैं कि क्या फ्रूट हमारा वैल्यू रिपीट तो नहीं हो रहा, जो वैल्यू हम दिखाना चाहे वही वैल्यू दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है। तो बिल्कुल सही चल रहा है। कंसोल के साथ इसका प्रॉब्लम है ही, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है और इसको कंसोल को डाल देते हैं। तब ये वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा, यानी अब आपका इंडेक्स भी रिपीट नहीं होगा। तो मैं एक बार इंडेक्स को भी प्रिंट करा के देख लेता हूँ। यस, दिस इज नाइस। तो कंसोल के साथ मैप का कुछ पंगा है, इसीलिए वैल्यू को रिपीट कर रहा था। तो मैंने क्या किया, उस लाइन को कमेंट कर दिया और नॉर्मली हमने यहाँ पे इसको प्रिंट करा दिया है। ठीक है, तो इस एग्जांपल में आपको क्या सीखने को मिला कि एरे में अगर आपको वैल्यू प्रिंट करवाना हो या फिर किसी इंडेक्स पोजीशंस को भी अगर आपको देखना हो तो देख सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल है बहुत मज़ेदार है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आप लोग फेस करते आए उस चीज़ को। जैसे मान के चले किसी 2 नंबर को सम करना है या मैक्सिमम निकालना है, तो हमने अभी तक वैल्यू को सेट करते आया है, गिवन वैल्यूज को लेते आया है। क्या हम किसी टेक्स्ट फील्ड का वैल्यू नहीं ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो आज की सेशन में 5 मिनट क्लास एक्स्ट्रा चलेगा, लेकिन टेक्स्ट बुक्स की वैल्यू को हम लेने के लिए आज आपको बता देते हैं। उससे क्या होगा कि उससे आप आगे जा कर के काम कर सकते हैं, यानी यूज़र से इनपुट ले करके आप क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एरे को पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने नोट्स में। रेंडरिंग एरे इन रिएक्ट। एक एक लाइन बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ज़रा सा भी एक्सप्रेशन इधर उधर मिस हो गया फिर रिएक्ट नहीं चल पाएगा, इसलिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना ये छोटा है लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर मांगेगा आपसे। इसके आगे हम आपको यूज़र इनपुट लेने के लिए बता रहे हैं। जैसे मान के चलिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर हमको लेना है यूज़र से, इसी तरीके से आप नंबर 1 नंबर 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यूज़र से इनपुट कैसे लेना है, टेक्स्ट फील्ड का इनपुट कैसे लेना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, माई फॉर्म नाम से या फॉर्म के नाम से एक बना लेता हूँ यहाँ पे कंपोनेंट। फॉर्म के नाम से कोई कंपोनेंट पहले से नहीं बना हुआ है, नहीं बना हुआ। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग में हैंडल फॉर्म इनपुट। आप लोग समझ रहे होंगे सभी के सभी कि मैं इस बार फॉर्म के डेटा को एक्सेप्ट करने वाला हूँ, फॉर्म से डेटा को कलेक्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्लास कंपोनेंट के थ्रू चलूँगा। तो क्लास कंपोनेंट के लिए हमें जो कुछ स्टेप करने होते हैं, कंपोनेंट को इनहेरिट करना होता है। फिर क्लास एक बना रहे हैं, फॉर्म के नाम से बना रहे हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कंपोनेंट से इनहेरिट करवा लिया मैंने। इनहेरिट करवाने के बाद स्टेट इक्वल टू कुछ वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं। फर्स्ट नेम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो बेसिकली ब्लैंक है ना, और लास्ट नेम भी ब्लैंक है। मैं स्टेट को थोड़ा स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता हूँ ताकि आप लोग भी ऐसे डिफाइन करो, सुंदर लगेगा देखने में। और बस ये 2 वेरिएबल हमने स्टेट के अंदर डिफाइन किया है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, ये 2 वेरिएबल बनाने के बाद आगे इवेंट्स वगैरह ही बनाने हैं। और तो चलिए साथ ही साथ इवेंट को बनाते चलते हैं, या फिर इवेंट्स को हम बाद में बनाएंगे। सबसे पहले फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा क्लास सबसे लास्ट में
क्लोज होता है, तो मैं क्लास के अंदर ही रेंडर, जस्ट एक रेंडर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और रेंडर के अंदर मैं रिटर्न को यूज़ कर रहा हूँ। ये काम तो आप पहले से भी करते आए हैं। अब div के अंदर पूरे फॉर्म को कॉल करूँगा, ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे लिख दिया फॉर्म, और नॉर्मली हम यहाँ पे फॉर्म को कॉल कर रहे हैं, हालांकि फॉर्म लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिख देते हैं तो बस वो डिस्प्ले रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। फॉर्म हमने लिया यहाँ पे, और फॉर्म के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें चाहिए फर्स्ट नेम के लिए एक लिटरल टेक्स्ट है, इसके लिए हमें चाहिए एक इनपुट बॉक्स। नॉर्मल इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट आपको लिखना है, लेकिन यहाँ पे जो आपका वैल्यू जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सप्रेशन के अंदर दिस डॉट स्टेट डॉट फर्स्ट नेम। इस चीज़ को आप जान रहे हैं, ऊपर में देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, उसी वेरिएबल को मैंने एक्सेस किया है। और इसके बाद चलो इस लाइन को मैं नीचे ले आता हूँ। ये हमारा देखो स्ट्रक्चर रिएक्ट में कुछ इस प्रकार से सही रहेगा आपके लिए। वैल्यू हमने शेड कर दिया। अब इसके साथ साथ इसके टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू, अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूँ, देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझिएगा। अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूँ तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग टेक्स्ट फील्ड के वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़ करते थे या फॉर्म के नेम से एक्सेस करते थे। यहाँ पे कैसे एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पे इसके लिए ऑन चेंज, यहाँ पे एक ऑन चेंज एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू आपको फंक्शन को कॉल करना होगा। और ऑन चेंज पे मैं क्या करने वाला हूँ, दिस डॉट फर्स्ट नेम चेंज, इसी नाम का मैं ऊपर में एक इवेंट बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए साथ ही साथ में बना लेता हूँ, लेकिन या फिर पहले सबसे पहले इनपुट को तैयार कर लेते हैं। अभी ये चीज़ तो आपको दिख रहा है कि मैंने स्टेट से लिया, लेकिन ये चीज़ जो है मैं ऊपर में डिफाइन करने वाला हूँ। यानी जैसे टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू डालोगे इस मेथड के अंदर, ये मान के चलो एक मेथड बनने वाला है जो आपका टेक्स्ट फील्ड 1 यानी फर्स्ट नेम की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद लाइन को ब्रेक डालते हैं, यहाँ पे लाइन को ब्रेक डालते हैं। ब्रेक डालने के बाद इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें दोबारा इस चीज़ को लिखना ना पड़े। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और फर्स्ट नेम की जगह यहाँ पे लिखते हैं लास्ट नेम, और इनपुट आप टेक्स्ट रहेगा, यहाँ पे हम लास्ट कर देते हैं। और ये रहेगा हमारा फर्स्ट नेम चेंज की जगह लास्ट नेम चेंज। अच्छा, ये नाम है, इवेंट का नाम हमने दिया है, आपको घबराना नहीं इससे। ये नाम हम ऊपर फुल्ली क्वालिफाइड उसे डिफाइन करेंगे। तो ये दो इनपुट फील्ड हमारा तैयार हो गया। चेंज वहाँ पास रहेगा सर? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। उस चेंज को हम आगे काम करने वाले हैं शहजाद, अभी आपके सामने 5 मिनट का, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा टाइम मांगा है। अब इसके बाद क्या रहेगा भाई, रहेगा बटन सबमिट, जिसका यहाँ पे हम भूमिका है। और शुरू से फॉर्म के डेटा अगर लेकर के जाना है तो सबमिट का शुरू से ही भूमिका रहा है, आज भी बरकरार है रिएक्ट के साथ भी। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबमिट। फॉर्म हमारा क्लोज हो गया, div हमारा क्लोज हो गया, ये हमारा रेंडर यहाँ पे क्लोज हुआ। ये एक और ब्रेसेस कहीं पे मिस हो रहा है, मैं देख लेता हूँ ज़रा, चलो बाद में इसको देख लेंगे। अब लेते हैं एक रेंडर और एक रिएक्ट। रेंडर एक क्लास भी बंद हुआ, ठीक है नीचे ब्रेसेस है, उसको मैं देखा नहीं था। लास्ट में लिख देते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फॉर्म, ठीक। लेकिन अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ एक छोटा सा फॉर्म तैयार हुआ है अनऑर्गेनाइज्ड वे में, यानी लुक एंड फील पे भी ध्यान नहीं दिया हूँ। आगे जाकर के बताऊंगा रिएक्ट में बूटस्ट्रैप कैसे यूज़ किया जाता है। बूटस्ट्रैप के लिए भी इसके अंदर पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, बताऊंगा, काफ़ी बढ़िया है, अच्छा लगेगा आप लोग को भी। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए हैंडलर बनाते हैं, फिर इसके लिए हैंडलर बनाएंगे। और फॉर्म के डेटा को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज होता है, वो याद रख लीजिएगा आप लोग, ऑन सबमिट। और इसके अंदर जो हम यूज़ करने वाले हैं इसका नाम हैंडल सबमिट देते हैं। तो अभी आपको 3 इवेंट हैंडलर बनाना होगा हैंडल सबमिट नाम से, जो आपका डेटा को कलेक्ट करके डिस्प्ले करेगा। फर्स्ट नेम चेंज जो आपका फर्स्ट वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स से लाएगा, और लास्ट नेम चेंज जो लास्ट वैल्यू आपके दूसरे टेक्स्ट बॉक्स से लेकर के आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो इवेंट हैंडलर बना रहा हूँ ये थोड़ा आप लोगों के लिए नया है, बिल्कुल नया है, क्योंकि ऐसा काम आप लोगों ने पहले कभी नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे कैसे रिएक्ट जो है टेक्स्ट फील्ड का वैल्यू एक्सेप्ट करता है। मैं
ES6 यानी JSX की कोडिंग लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको लाइन को कॉपी करता हूँ, फर्स्ट नेम चेंज को और यहाँ पे ला करके रख देता हूँ। और चूंकि ये एक मेथड है तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इवेंट सच दैट ब्रेसेस स्टार्ट दिस डॉट सेट स्टेट, इसके साथ तो फेमिलियर हैं ऑलरेडी। और इसके अंदर क्या करने वाले हैं, फर्स्ट नेम को सेट करने वाले हैं। फर्स्ट नेम का वैल्यू कहाँ से आएगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये लाइन आप लिखना नहीं भूलिएगा। उसके बाद इसको क्या करना है, बंद कर देना, इसको ही बंद कर देना। इसी को कॉपी कर लेते हैं लास्ट नेम के लिए। हालांकि आप लोग कॉपी नहीं करना, आप लोग लिखने की कोशिश करना, क्योंकि अभी आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। हम तो संभाल लेते हैं क्योंकि ढेर सारा नॉलेज है टेक्नोलॉजी का, तो मुझे पता है इधर उधर कहीं भी जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, इसको संभाल ही लेंगे। तो चलिए लास्ट चेंज यहाँ पे रखते हैं, और लास्ट नेम, सॉरी लास्ट नहीं, लास्ट नेम है, वेरिएबल का नाम लास्ट नेम है जो स्टेट के साथ यूज हो रहा है। इवेंट डॉट टारगेट और वैल्यू, इवेंट की जगह आप ई भी लिख सकते हैं। ये मान के चलिए एक रिस्पॉन्स वेरिएबल है, जैसे टेक्स्ट की वैल्यू इसमें जाता है और इसके टारगेट डॉट वैल्यू से इसका वैल्यू गेट हो जाता है, और गेट होने के बाद इस वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। उसी तरह से इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, टेक्स्ट का वैल्यू एक्सेप्ट हुआ और यहाँ पे आके स्टोर हो गया। तो जब ये दो मेथड यानी ऑन चेंज करने का मतलब टेक्स्ट फील्ड में जैसे वैल्यू डालोगे ऑन चेंज इवेंट फायर होगा और आपके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन कर देगा। इसके बाद फाइनल एक मेथड बनाएंगे ऑन सबमिट का, ठीक है। तो हैंडल सबमिट नाम का एक मेथड बनने वाला है, और इसके अंदर मेथड बनाने के लिए भी वही तरीका अपनाएंगे जो बाकी के लिए दो के लिए अपनाया। इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट एक मेथड है, इसे कॉल करना पड़ता है, बताता हूँ इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि आपका फॉर्म का डेटा जो है प्रॉपर तरीके से स्टे रहेगा, समझ गए। अदरवाइज अगर आप बटन क्लिक करोगे तो डेटा गायब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट रखा हूँ, और इसके साथ साथ अगर कंसोल पे आपको दिखाना है तो कंसोल पे दिखा दीजिए। क्या दिखाना है, तो हमको दिखाना है फर्स्ट नेम, तरीके से आप दिखा सकते हैं कंसोल पे ऐसे करके, ठीक है। एंड बट ये जो दो वेरिएबल बना रहा हूँ ना, मैं नया वेरिएबल बना रहा हूँ, ये अपने आप ही बन जाएगा, इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। ये हो गया, और इसको यहाँ पे बंद कर दीजिए, कहानी ख़त्म। हैंडल सबमिट, ठीक है, इसको बंद कर दीजिए। नहीं भी करिएगा तो कोई बात नहीं, रिएक्ट में ऐसा सेमी कॉलन यहाँ पे मैंडेटरी नहीं होता, बट अगर कर देते हैं तो स्ट्रक्चर में दिखता है। तो आप देख सकते हैं जितने भी टेक्स्ट बॉक्स हैं, थोड़ा सा इसको ब्रेक लाइन में लाता हूँ। ये हमारा फर्स्ट नेम हो गया, ये हमारा लास्ट नेम हो गया। फर्स्ट नेम का जो वैल्यू है वो लास्ट नेम सॉरी फर्स्ट नेम का जो वैल्यू है वो फर्स्ट नेम का स्टेट से आ रहा है, मतलब जो वैल्यू आप डालेंगे वही वैल्यू यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम का, और लास्ट नेम जो डालेंगे वही वैल्यू यहाँ पे जाएगा। और ये क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है क्या, स्टेट्स हैं दो, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, जिसे दिस प्रॉपर्टी के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि क्लास कंपोनेंट में काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ज़रा चलाता हूँ यार, देखने का मन कर रहा है ना, इतना मेहनत किया ना, थोड़ा चला के देखते हैं। फॉर्म यहाँ पे कॉल करते हैं, यस, बट फॉर्म को रीड नहीं किया क्योंकि शेप नहीं होगा शायद, दोबारा से लेता हूँ, भी नहीं ले रहा, फॉर्म शायद सेव नहीं है। चलो दोबारा इसको देखते हैं, सेव करते हैं अच्छे से, अब ले लेगा। एक्सपोर्ट किया है ना मैंने, एक्सपोर्ट किया है, वेरी नाइस। चलो जी ऐप डॉट जी के अंदर वापस चलते हैं और फिर से फॉर्म को लिखते हैं यहाँ पे, और इस बार ले लेना चाहिए अच्छे से, नहीं लिया कोई बात नहीं, इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट, और बोल जेड एक बार मार लो इसको, ज़रा नहीं ले रहा है, कॉपी कर लो इसको और कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो और फ्रूट की जगह फॉर्म लिख दो, यस। तो ये रहा आपका छोटा सा फॉर्म आपके सामने, जिसके अंदर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम का दो बॉक्स भी आ रहा है, एक सबमिट बटन भी आ रहा है। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखने वाला हूँ, दैट इज सुप्रो, और इसके बाद लिखूंगा इंडिया। बट आप देख सकते हैं इंडिया में लिखने में कुछ परेशानी हो रहा है, इसका मतलब ये है लास्ट नेम के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। चेक कर लेते हैं लास्ट नेम में क्या गड़बड़ हुआ है। फॉर्म डॉट जेस के लास्ट नेम में कुछ गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ है,
एक बार चेक कर लेते हैं। लास्ट नेम चेंज, यही नाम है? नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक। यस। चलिए दोबारा से रिलोड करते हैं। रिलोड तो अपने आप ही हो जाता है। सुप्रो इंडिया, इस बार ठीक है। सबमिट किया, कंसोल पे जाकर के चेक कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा कंसोल और ये रहा हमारा फर्स्ट नेम सुप्रो, लास्ट नेम इंडिया। तो इस तरीके से आप वैल्यू को फॉर्म से ले सकते हैं, बट कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कंसोल पे ही दिखाना है। मैंने आपको वैल्यू को जस्ट कलेक्ट करने के लिए ही बताया है, और वो भी आपको स्ट्रिंग वैल्यू कलेक्ट करने के लिए बताया हूँ। इंटीजर भी आप कर सकते हो, ठीक है। यानी कल वाला असाइनमेंट में 2 नंबर का सम हम लोग टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं आफ्टर सीइंग दिस एग्जांपल, ठीक है। आफ्टर सीइंग दिस एग्जांपल हम लोग टेक्स्ट बुक से यूजर इनपुट ले करके और वो सारा काम करेंगे जो आज के पिछले वीक में हम लोग गिवन लेकर के कर रहे थे। तो क्या क्या किया इसके अंदर? फॉर्म बना लिया, फॉर्म के अंदर 2 टेक्स्ट फील्ड लिया, एक बटन लिया। फॉर्म में ऑन सबमिट, ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। ऑन सबमिट अट्रीब्यूट आपको कॉल करना होगा। इसके बाद जो यहाँ पे नाम दिया है, इस नाम से घबराना नहीं है आपको, क्योंकि ये नाम आप छोटा भी ले सकते हैं, बट हैंडल सबमिट ना थोड़ा मीनिंगफुल नाम हो जाता है। तो उसी नाम को यहाँ पे आपको उसी का हैंडलर आपको बनाना होता है। उसी तरह से लास्ट नेम चेंज, फर्स्ट नेम चेंज, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, उसी नाम से बनाया होता है। जैसे आप वैल्यू डालते हो ना, वैल्यू पहुंच जाता है इसके स्टेट के अंदर, ठीक है। और फाइनली जब बटन क्लिक करते हैं ना, तब हैंडल सबमिट कॉल होता है। वाई? क्योंकि सबमिट बटन तभी एक्टिव होगा जब आपका फॉर्म का डेटा यहाँ पे, यानी when you क्लिक ऑन सबमिट, तभी आपका ऑन सबमिट एक्टिव होगा। और ऑन सबमिट जब एक्टिव होगा तो क्या करेगा, आपके डेटा को कंसोल पे दिखा देगा। तो ये है फॉर्म से डेटा को कलेक्ट करना। अब नेक्स्ट डे इसी की प्रैक्टिस करवा देंगे आप लोग को, और आप लोग कल के लिए थोड़ा सा पढ़ भी लेना, ठीक है। कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम फॉर्म, कॉल करना है app.js के अंदर। तरीका तो वही है, हालांकि उस फाइल को मैं नहीं भेजूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भेज इसलिए देता हूँ ताकि आपका नोट्स अच्छे से बन जाए। लेकिन पता नहीं आप लोग नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो, ये तो आप ही लोगों को पता होगा। चलिए मैं इसको सेव करके आपको PDF बना करके प्रॉपर तरीके से भेज रहा हूँ, ठीक है। आज हम लोग